हेलो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का उत्कर्ष क्लासेज के सबसे बड़े डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आपके अपने उत्कर्ष एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज के इस विशेष सेशन में हम चर्चा करेंगे वो 50 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आज के इस सेशन में ये जर्नल एग्रीकल्चर के क्वेश्चन है, लेकिन आपके सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे वो एएस हो, डब्ल्यू हो, चाहे एडीओ हो, चाहे आपके किसी भी प्रकार का चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो एग्रीकल्चर से संबंधित। तो उन 50 क्वेश्चंस को लेकर के आज डिस्कस करेंगे। तो आइएगा पहला क्वेश्चन देख लेते हैं आपके स्क्रीन पर क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्न में से कृषि की किस शाखा का निर्माण लैटिन भाषा के शब्द से नहीं हुआ है? वर्ड को आराम से पढ़ना। निम्न में से कृषि की किस शाखा का निर्माण लैटिन भाषा के शब्द से नहीं हुआ है? देखिएगा, दो वर्ड प्रमुख रूप से फिर आपके क्या है, ज्यादा प्रसिद्ध है। एक लैटिन वर्ड है और दूसरा ग्रीक भाषा का वर्ड है। देखिएगा, सामान्यतः हम कहते हैं कि लैटिन वो वर्ड है जहां पर आपको कल्चर लगा हुआ दिखेगा, ये ध्यान रखना, कल्चर या कल्चरा लगा हुआ दिखेगा। और ग्रीक में देखिएगा आपको क्या लगा हुआ दिखेगा, या तो लॉजी लगा हुआ दिखेगा या लोगोस जो है वो लगा हुआ दिखेगा। देखिएगा, उद्यान विज्ञान, हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर की वह शाखा है जिसमें आपके उद्यान से संबंधित अध्ययन करते हैं, ये ध्यान रखना। मेजर ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर, इसमें आपके फिर सब ब्रांचेज आएंगी, ये ध्यान रखना। एपीकल्चर तो आपके यहाँ पर क्या है, मधुमक्खी पालन आपके किस में आ जाता है, एपीकल्चर में आ जाता है। एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस, अब यहाँ ध्यान रखना आपके अगर इसमें देखेंगे सॉइल में, तो सॉइल शब्द भी लैटिन का ही है, सोलम से आपसे बना है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ एग्रोनॉमी, अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, नोमी और लोगस, लेकिन अगर इसी वर्ड को अगर आप देखेंगे राजस्थान की बोर्ड के बुक में तो त्रुटि जरूर है, लेकिन ध्यान रखना नोमी या नोमोस या लोजी या लोगोस किस भाषा के शब्द हैं? आपके ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका मतलब लैटिन भाषा का शब्द कौन सा नहीं है? आपके सी इसका राइट आंसर है, यानी कि एग्रोनॉमी। देखिएगा, एग्रोनॉमी क्या है, तो एग्रोनॉमी आपके ग्रीक भाषा का शब्द है। और इस एग्रोनॉमी में अध्ययन किसका करते हैं? आप मेजरली आप अध्ययन करते हैं आपके फील्ड क्रॉप्स का, ये ध्यान रखना है, आपके एग्रोनॉमिकल जो क्रॉप्स होती है उनका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देश में स्वतंत्र रूप से कृषि विभाग की स्थापना की गई। सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एस्टेब्लिश इन ईयर। सेपरेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कौन से वर्ष में स्थापित हुआ था, ये बहुत बताना आपको। 1871। तो देखिएगा, यहाँ पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, यहाँ पर आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट था, यहाँ पर आपका कौन सा था, कॉमर्स था, यानी कि कृषि, वाणिज्य और आपके राजस्व विभाग, ये तीनों विभाग यहाँ पर थे। एक तो कृषि था, एक आपका राजस्व था, और एक आपका कौन सा था, राजस्व के अलावा आपके वाणिज्य। इन तीनों विभागों को मिलाकर के एक विभाग के रूप में तीनों को मिलाकर के स्थापना की गई आपके 1871 में। और 1881 में आपके एग्रीकल्चर को एक सेपरेट डिपार्टमेंट का क्या दे दिया गया, दर्जा दे दिया गया। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि सेपरेट डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर का कब, तो 1881 में, और कृषि विभाग की स्थापना पूछ ले तो 1871 में, ये ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपकी स्क्रीन पर, बी हो जाएगा, ये ध्यान रखना आपको। अगला देखो, गेहूं एवं जौ की खेती के प्रमाण मिले, यानी कि गेहूं और जौ की खेती के प्रमाण कब मिले, ये बताना है हमारे। तो देखिएगा, एग्रीकल्चर का इतिहास काफी पुराना है, आपके 10,000 बीसी के आसपास है। इसमें लगभग आपके 8,700 बीसी आपके भेड़ पालन का आपके क्या मिलता है, उल्लेख, फिर आपके बकरी पालन का उल्लेख मिलता है। और देखिएगा 2200 बीसी पूर्व है, तो 2200 बीसी पूर्व आपके लगभग प्रमाण किसके मिलते हैं, चावल की खेती का प्रमाण मिलता है, ये ध्यान रखना। किसकी, चावल की खेती के प्रमाण मिलते हैं, ये ध्यान रखना। कहाँ, 2200 बीसी में, ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगर देखें तो लगभग 2900 बीसी में, आपके 2900 बीसी में जैसे देसी हल जो है, उस देसी हल के बारे में खोज हो चुकी थी, और आपके इरिगेशन के बारे में सिंचित खेती के प्रमाण भी मिलते हैं।
4400 BC, देखिएगा लगभग 4400 BC में प्रमाण मिलते हैं आपकी किसके, मक्का की खेती के। किसके मिलते हैं, मक्का की खेती के प्रमाण मिलते हैं, ये ध्यान रखना आपको। और देखिएगा 7500 BC, और 7500 BC में आपके प्रमाण किसके मिलते हैं, आपके सबसे पहले खेती के रूप में प्रमाण मिलते हैं आपके 7500 BC में गेहूं और जौ के, ये ध्यान रखना आपके। वीट, गेहूं व जौ के प्रमाण मिलते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। गेहूं एवं जौ के प्रमाण मिलते हैं, ये ध्यान रखना आपको। और 3500 BC पूर्व आपके जो आलू की खेती के प्रमाण मिलते हैं वो आपके 3500 ईस्वी पूर्व है, तो ये ध्यान रखना आपको। तो ये आपके बात हो गई गेहूं और जौ की खेती के प्रमाण। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्रमाण कब मिले थे, आपके 7500 BC में। और ये भी कहा जाता है कि दुनिया का मात्र एक ऐसा सबसे पहला देश जहां पर मिश्रित फसल के प्रमाण मिलते हैं, ये ध्यान रखना। 2 या 2 से ज्यादा फसलों के प्रमाण हमारे यहाँ भारत में मिलते हैं सरस्वती नदी के खोज के समय में। अगला देखो, पेडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। सोइल साइंस एक सब्जेक्ट है, सोइल साइंस मृदा विज्ञान जिसे आप कह सकते हैं। यह सोइल साइंस एक सब्जेक्ट है, और इस सोइल साइंस में अगर देखा जाए तो इसका 2 रूपों में हम अध्ययन करते हैं। एक तो अध्ययन करते हैं हम पेडोलॉजी के रूप में, और दूसरा अध्ययन करते हैं हम आपके इडेफोलॉजी के रूप में। पेडोलॉजी और इडोफोलॉजी, ये ध्यान रखना आपके, इन 2 रूपों में अध्ययन करते हैं। और जब बात पेडोलॉजी की आती है तो स्टडी ऑफ पेडोन्स, और पेडोन्स क्या है, ए स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ सोइल, और इसका अध्ययन हम करते हैं आपके सोइल के अध्ययन के संदर्भ में साइंटिफिकली। अब देखिएगा पेडोन की बात करें तो यहाँ देखिएगा वर्ड तो कैसा है, दोनों के दोनों ग्रीक वर्ड है। और यहाँ पेडोलॉजी में हम अध्ययन करते हैं, पेडोन मैंने कहा कि सोइल का छोटा सा छोटा पार्ट, यानी कि हम मृदा का अध्ययन करते हैं। मृदा का निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ, प्रकृति कैसी है, वितरण कैसा है, क्लासिफिकेशन क्या है, यानी कि बेसिकली उन सभी चीजों का अध्ययन हम पेडोलॉजी में करते हैं। ये ध्यान रखना, जो सीधे सीधे डायरेक्टली सोइल की ओरिजिन, क्लासिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, ये ध्यान रखना। इडेफोलॉजी अपने आप में एक क्या है, बिग टर्म है। और इडेफोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, इडेफोलॉजी में अध्ययन किया जाता है आपके प्लांट जो जगत है, क्रॉप्स जो है, पौधे जो है, उनका सोइल के साथ किस प्रकार से संबंध है। देखिएगा हमारा क्रॉप का जो प्रोडक्शन होता है, क्रॉप प्रोडक्शन से संदर्भ में जब बात की जाती है तो टर्म कौन सा यूज होता है, आपके इडेफोलॉजी। और आपके पेडोलॉजी जो टर्म है, पेडोलॉजी टर्म अपने आप में क्या है, एक छोटा टर्म है, ये ध्यान रखना है आपको। क्या है, पेडोलॉजी अपने आप में एक छोटा टर्म है, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, पेडोलॉजी छोटा टर्म है, इडेफोलॉजी अपने आप में एक लार्ज टर्म है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर पेडोलॉजी में अध्ययन क्या किसका किया जाता है, मृदा की उत्पत्ति का बिल्कुल सही आंसर है। पौधों की वृद्धि का मृदा के साथ संबंध जो होता है वो इडेफोलॉजी में किया जाता है, ये ध्यान रखना आपको। फलों का अध्ययन आप किस में कर सकते हैं, तो फलों का अध्ययन आप करते हैं पोमोलॉजी में, ये ध्यान रखना। किस में करते हैं, पोमोलॉजी में। तो यहाँ राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन देखो, जैविक खाद के रूप में केंचुआ वंश खाद का प्रयोग किया जाता है। तो जैविक खाद में हम केंचुए की खाद का प्रयोग करते हैं, जिसका अध्ययन किस में किया जाता है, वर्मी कल्चर। तो देखिएगा वर्मी कल्चर में क्या किया जाता है, केंचुओं का पालन। तो ये ध्यान रखना, यहां आप क्या करते हैं, केंचुआ पालन। यहां तो ये ध्यान रखना आप, केंचुआ पालन। और यहां देखिएगा वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट में किसका अध्ययन करते हैं, केंचुआ खाद का, केंचुआ खाद का। और एक टर्म और यूज होता है वर्मी कास्ट, वर्मी कास्ट। तो इस वर्मी कास्ट में आपके क्या शामिल होता है, आपके वंश का मल, उसमें कोकून वगैरह जो शामिल होती है आपके इसमें आती है वर्मी कास्ट में। तो ये ध्यान रखना, वर्मी कास्ट में केंचुआ मल और कोकून वगैरह जो होते हैं वो आपके इसी में शामिल आते हैं। कोकून क्या है, तो कोकून अगर कहे तो आप ये कह सकते हैं कि आपके केंचुए के एग्स के ऊपर का आवरण है, एक
आपके एक कोकून में लगभग 3 से 4-5 क्या होते हैं, एग्स होते हैं आपके केचुए के। मोरिकल्चर और सेरीकल्चर देखिएगा, सेरीकल्चर में आपके किसका, रेशम के कीटों का, रेशम कीटों का आप करते हैं, रेशम कीट का अध्ययन करते हैं। और दूसरा अगर आप देखें मोरिकल्चर, तो देखिएगा आपके किसका, सहतूत पालन जो आपके होता है, मोरिकल्चर, ये ध्यान रखना यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोरिस एल्बा, तो यहाँ सहतूत आ जाएगा, ये ध्यान रखना। तो राइट आंसर किसका, जैविक खेती केचुआ खाद का, तो वर्मी कंपोस्ट यहाँ पर क्या है, बी राइट आंसर है, ये ध्यान रखना आपको। अगला देखो, राज्य हरियाणा देश के किस कृषि जलवायु खंड में आता है। तो आपको भारत के कृषि जलवायु खंड पढ़ने ही होंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हरियाणा जो है आपके कौन से आपके कृषि जलवायु खंड में आता है। तो देखिएगा भारत की बात कर रहा है, भारत में आपको ध्यान रखना, भारत में आपके कुल कितने कृषि जलवायु खंड है, तो इन्हें आप कह सकते हैं इंडिया में आपके एग्रो क्लाइमेट जोन कितने हैं, टोटल 15 एग्रो क्लाइमेट जोन है, ये ध्यान रखना है। और अगर छोटे से मैप में हमने पहले भी देखा होगा, और अगर छोटे से मैप में अगर हम इन्हें समझना चाहे तो कुछ इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, आपके समझ सकते हैं, ये ध्यान रखना आपको। ये भारत का हम कहें तो ये भारत का कुछ आपके जिसको कह सकते हैं कि एक हमारा क्या है, काल्पनिक नक्शा है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। ये भारत का क्या है, आपका काल्पनिक नक्शा है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये क्या है, भारत का आपका क्या है, काल्पनिक नक्शा है, अगर हम इसकी बात करें तो। और यहां देखें तो देखिएगा यहां पर आपके लगभग हमारा क्या है, नंबर 1 शामिल है, यहां पर आपका 2 है, यहां पर आपका 3, 4 यहां पर है, 5 यहां है, 6 आपका जो दिखेगा, 6 में आपके हरियाणा वाला ये यहां दिखेगा, 7 जो है आपका लगभग आपके यहां, 8 यहां दिखेगा, 9 यहां दिखेगा, 10 यहां, और यहां देखिएगा यहां 11 है, और इस जगह अगर देखेंगे तो यहां 12 है, 13 में देखिएगा आपका लगभग गुजरात वाला, 14 में राजस्थान है, और 15 में अगर देखेंगे तो 15 में हमारा कहाँ है, नीचे का पार्ट है। ये हमारे क्या हो गए, 15 एग्रो क्लाइमेट जोन है आपके किसके, भारत में। ये कौन सा है, इसे आप पश्चिमी हिमालय कहते हैं, ये पूर्वी हिमालय कहते हैं, ये गंगा का निचला मैदानी क्षेत्र, आपके ये गंगा का क्या कह सकते हैं, जिसको कह सकते हैं मध्य, और यहाँ गंगा का उत्तरी मैदानी क्षेत्र, ये ध्यान रखना। यहाँ कौन सा है, ये नंबर 6, ये गंगा का पार मैदानी क्षेत्र, यानी कि ट्रांस गंगाटिक मैदानी क्षेत्र, राजस्थान का गंगानगर और हनुमानगढ़, और यहाँ पर ही है आपका पंजाब और हरियाणा। तो यहाँ ध्यान रखना, ये रहा पंजाब और हरियाणा, ये आपके यहाँ पर। अब यहाँ अगर देखेंगे नंबर 1 पर तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश आपके यहाँ पर आते हैं। नंबर 8 देखो कहाँ है, ये नंबर 7 यहाँ पर, 7 कहाँ है, तो पूर्वी आपके पूर्वी पठारी जो क्षेत्र है वो, और 8 में आपके मध्य पठारी क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश का वाला क्षेत्र है। और देखिएगा 10 और 4 14 यहाँ पर क्या है, पश्चिमी शुष्क है, पश्चिमी शुष्क मैदानी क्षेत्र। ये पश्चिमी शुष्क क्या है, मैदानी क्षेत्र है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एकाधिकार किसका है, राजस्थान राज्य का। यहाँ हरियाणा का पूछा और आपने जवाब दे दिया इसका बी। ये 15 का 15 एग्रो क्लाइमेट जोन आपको याद होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। देखिएगा C4 क्लाइमेट, C को 3 पर काउंट करते हैं, E4 आप क्या कर सकते हैं, इकोलॉजी, ये 5 पर शामिल होता है। 15 तो यहाँ आएगा ही आएगा, क्योंकि क्लाइमेट में कितने जो आप होते हैं आपके 15, और 15 से आप E पर पहुंचेंगे तो कितना आ जाएगा, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 15 और 5 20 कर देना यहाँ पर। ये दोनों आपको याद कर लेने हैं, एग्रो क्लाइमेट जोन और एग्रो इकोलॉजिकल जोन। अगला देखो, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी अनुसंधान ब्यूरो, नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर जेनेटिक रिसोर्सेज का मुख्यालय कहाँ स्थित है, हिसार हरियाणा में। बिल्कुल सही है, हिसार हरियाणा आपके कहाँ है, ये आपके जो है NBAGR, ये ध्यान रखना है आपको। करनाल हरियाणा में क्या दिखेगा आपके, करनाल हरियाणा में अगर आप देखोगे तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ पर आपके नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बार्ले एंड व्हीट, यहीं पर दिखेगा नेशनल ब्यूरो ऑफ सोइल सर्वे एंड आपके नेशनल जिसको कह सकते सेंट्रल जो आपके लेबोरेटरी भी आपको देखना है। एक बार यहाँ देखिएगा करनाल में, एक तो है आपके नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, दूसरा आपके करनाल में कहाँ है, तो यहाँ आप कह सकते हैं कि नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर व्हीट एंड बार्ले, यहीं पर दिखेगा। यहीं पर आपके सेंट्रल सोइल एंड सैलिनिटी जो है,
जिसको आप सेंट्रल सॉइल एंड सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट कह सकते हैं। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ है? यहीं पर है, गुरुग्राम हरियाणा में आपके नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है। जोधपुर में आपके क्या है? तो जोधपुर में आपके काजरी है, ये ध्यान रखना। आफरी है, इस चीज का ध्यान रखना। और IBPGR का क्या है? एक, जिसको कह सकते हैं यहाँ पर NBPGR का एक जो आपके क्या है? सब सेंटर है यहाँ पर आपके। और हरियाणा में क्या है आपका? नेशनल ब्यूरो ऑफ आपके एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज NBAGR। टोटल 6 ब्यूरो है, ये ध्यान रखना, जिनमें से एक ब्यूरो आपके हिसार में है। और यहीं पर है आपका इक्विनांस का नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इक्विनांस। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? ए। करनाल में ध्यान रखना, करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है। करनाल में आपके गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान है। करनाल में ही आपके केंद्रीय मृदा और लवणता अनुसंधान संस्थान है, सेंट्रल सॉइल एंड सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट। राइट आंसर आपके स्क्रीन पर है ए। अगला देखिएगा, रजत क्रांति सिल्वर रिवॉल्यूशन का संबंध है। सिल्वर रिवॉल्यूशन का क्या संबंध है? तो देखिएगा, झींगा और प्याज आपके इसका संबंध है गुलाबी क्रांति से। पिंक रिवॉल्यूशन आप कह सकते हैं, ये ध्यान रखना। गुलाबी क्रांति का संबंध किसके साथ है? झींगा उत्पादन के साथ है। आगे देखिएगा, अंडा उत्पादन या आप मुर्गी पालन कह सकते हैं। आप देखे होंगे कि अंडा सफेद होता है, तो इसका संबंध किसके साथ है? रजत क्रांति के साथ, सिल्वर क्रांति। आपके ये ध्यान रखना है। देखिएगा, मांस और टमाटर दोनों के दोनों लाल होते हैं, इसलिए इसे कहते हैं लाल क्रांति या रेड रिवॉल्यूशन। हम हिंदी में लिख रहे हैं लाल क्रांति। तो बच गया क्या? तिलहन उत्पादन। और तिलहन उत्पादन में अगर आप क्या देखेंगे तो यहाँ देखेंगे प्रोटीन, देख सकते हैं आप। प्रोटीन क्रांति का जरूर आप संबंध यहाँ पर क्या कर सकते हैं? लिंक कर सकते हैं। रजत क्रांति आपकी पूछा है, तो यहाँ राइट आंसर आपका क्या है? मुर्गी उत्पादन और अंडा उत्पादन, इसका क्या है? सही जवाब है आपका बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पर ये रहा, कृषि से संबंधित, देखिएगा, कृषि से संबंधित समाचार पत्रिका डेयरी समाचार का प्रकाशन कहाँ से हुआ? आपको ये बताएं, डेयरी समाचार कहाँ से निकलता है? तो देखिएगा, दुर्गापुरा जयपुर, यहाँ से आपके क्या निकल सकता है? जैसे खेतीरी बाता यहीं से निकलता है, ये ध्यान रखना। हल्दर टाइम्स वो भी यहीं से निकलता है। तो हल्दर टाइम्स हो गया, आपके खेतीरी बाता हो गई, ये आपके दुर्गापुरा से निकलता है। पंतनगर उत्तराखंड, यहाँ करनाल हरियाणा और नई दिल्ली। अब नई दिल्ली IARI है, वहां से आपके फल फूल वगैरह ये हॉर्टिकल्चर की जो मैगजीन्स है वहां से निकलती है। तो यहाँ पूछा डेयरी समाचार, डेयरी समाचार कहाँ से निकलेगा? करनाल हरियाणा से, ये ध्यान रखना आपको। सी इसका राइट आंसर। और करनाल हरियाणा में कहाँ से निकलता है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये ध्यान रखना आपको, NDRI से निकलता है। राइट आंसर आपके स्क्रीन पर सी है। अगला क्वेश्चन देखो, आपके स्क्रीन पर ये रहा, वायु की गति मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वायु की गति मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? विंड वेन। यह क्या दर्शाता है? आपके वायु की दिशा को दर्शाता है, ये ध्यान रखना आपको। विंड वेन क्या बताएगा? वायु की दिशा को बताएगा। एनीमोमीटर, मीटर लगा हुआ है, ये किसको दर्शाता है? तो ये वायु की गति को दर्शाएगा, ये ध्यान रखना। किसको? वायु की गति को दर्शाएगा। बैरोग्राफ, ये आपके किसको दर्शाता है? बैरोग्राफ आपके जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसका कंटिन्यूसली अगर मेजरमेंट देखा जाए तो आपके ग्राफ के ऊपर दर्शाता है, ये ध्यान रखना, लगातार। रेन गेज, ये किसको दर्शाएगा? वर्षा की मात्रा को, वर्षा की मात्रा को, ये ध्यान रखना। अगर देखिएगा, दो टर्म यूज होता है, एक होता है रेनी डे, एक होता है रेनी डे। और रेनी डे क्या होता है? जहां आपके वर्षा 2.5 mm से क्या होती है, अगर कम होगी तो वो होता है रेनी डे। और क्रॉप रेनी डे क्या होगा? तो क्रॉप रेनी डे आपके क्या होता है? जहां पर आपके 5.0 mm से ज्यादा बरसात होती है, उसे हम कहते हैं क्रॉप रेनी डे। तो राइट आंसर आपका क्या है? एनीमोमीटर, ये ध्यान रखना आपको। तो राइट आंसर आपका बी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हवा की समान गति को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? कंटूर। तो देखिएगा, पहाड़ियों पर जो आपके समोच्च खेती की जाती है वहां विभिन्न प्रकार की हाइट्स
पर आपके इक्वल हाइट्स पर जहां जहां आपके कोई कार्य किया जाता है तो समान हाइट के ऊंचाई के बिंदुओं को मिलाना कंटूर कहलाता है, ये ध्यान रखना। तो कंटूर का संबंध आप किसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं? समान ऊंचाई, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, समान ऊंचाई। आगे देखिएगा आइसोबार, बार यानी होता है प्रेशर, समान जो दाब वाले बिंदु है जहां इक्वल प्रेशर बना रहेगा उनको आप कहते हैं आपके आइसोबार। तो ध्यान रखना, समान दाब जहां आपको देखने को मिलेगा वहां। आइसोथर्म, जहां क्या है आपके पास, जहां समान तापमान है, ये ध्यान रखना आपके, ठीक है, इक्वल टेम्परेचर। और आइसोटेक किसको दर्शाता है? जहां आपको समान गति को मिलाने वाली जो हवा की गति है उसका संबंध किसके साथ होता है? आइसोटेक के साथ। तो हवा की समान गति के बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या है? आइसोटेक। मैं कहूं कि इस जगह पर आपके 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है, भारत के इस जगह पर भी आपके 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा बह रही है, और इस जगह भी आपके क्या है? 45 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। तो देखिएगा ये तीन जो काल्पनिक बिंदु मिलेंगे ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं आपके आइसोटेक। तो डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो यहां पर आपके स्क्रीन पर ये रहा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY के तहत रबी फसल के बीमा हेतु कृषक प्रीमियम की राशि, यह क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है PMFBY वाला। तो कभी किसी की पूछेगा, कभी किसी की, कब स्टार्ट हुआ, कब 2.0 आया, ये ध्यान रखना आपको। तो रबी के लिए पूछा है, नाम रबी का छोटा है तो रेट भी छोटी होगी, यानी कि 1.5%। तो ये किस में आता है? ये रबी में आता है। देखिएगा आपके 2.0 नाम बड़ा है तो काम भी बड़ा, यानी कि आपके खरीफ। देखिएगा 5.0 आपके किस में आता है? 5.0 आता है आपके बागवानी में, ये ध्यान रखना आपको, किस में आता है? बागवानी में। इस चीज का ध्यान रखना आपको। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी। और PMFBY की शुरुआत आपकी कब हुई थी? तो खरीफ 2016 में इसकी आपकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर ये रहा, किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो किसान दिवस आपके चौधरी चरण सिंह जी, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री है, उनकी स्मृति में मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह जी को किसानों के मसीहा के नाम से भी जाना जाता है। तो किसान दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो ध्यान रखना, स्वर्गीय प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की स्मृति में, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, उनकी स्मृति में सेलिब्रेट किया जाता है किसान दिवस। और इन्हीं को कहा जाता है किसानों का मसीहा। क्या कहा जाता है? किसान मसीहा, इन्हीं को कहा जाता है, ये ध्यान रखना आपको। 16 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं आपके क्या? विश्व खाद्य दिवस। तो हम सेलिब्रेट करते हैं विश्व खाद्य दिवस, ये ध्यान रखना आपको। यहां देखिएगा 26 नवंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, ये ध्यान रखना आपको। क्या सेलिब्रेट करते हैं? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, ये ध्यान रखना आप सेलिब्रेट करते हैं। और यहां देखिएगा 23 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं चौधरी चरण सिंह दिवस या किसान दिवस के रूप में। और 1 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना के बारे में, ये ध्यान रखना। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO अपने वास्तविक स्वरूप में 1995 में आया था, ये ध्यान रखना आपको। तो राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? 23 दिसंबर, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। 2 टर्म यूज होते हैं, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। तो भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? अगर आपसे सिर्फ हरित क्रांति पूछे तो आप कह देना नॉर्मन ई बोरलॉग। तो ये तो है सिर्फ हरित क्रांति का, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। यहाँ देखिएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन, तो आपके सफेद जो दुग्ध उत्पादन है उनको बढ़ाने के लिए जाना जाता है इन्हें, और इन्हें कहते हैं फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन, यानी सफेद क्रांति के जनक। तो आप इस वर्गीज कुरियन को क्या कहते हैं? सफेद क्रांति का आप जनक कह सकते हैं, सफेद क्रांति का जनक आप इन्हें कह सकते हैं, ये ध्यान रखना आपको। डॉक्टर KL चड्डा, तो KL चड्डा साहब को आप क्या कह सकते हैं? डॉक्टर कृष्णपाल चड्डा साहब को आप कह सकते हैं फादर ऑफ
मॉडर्न हॉर्टिकल्चर कह सकते हैं, ये ध्यान रखना। एमएस स्वामीनाथन को, इन्हें आप क्या कह सकते हैं, भारत में हरित क्रांति का जनक। भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, इन्हें ये ध्यान रखना आपको। तो एमएस स्वामीनाथन, यहाँ पर भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं, एमएस स्वामीनाथन। यहाँ पर डी राइट आंसर है, ये ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर, ये रहा, अनाज या धान्य फसलों का राजा किसे कहा जाता है। अनाज और धान वाली फसलों का राजा किसे कहते हैं, मक्का। तो देखिएगा मक्का को आप क्या कहते हैं, इसे आप कहते हैं अमेरिका की रीढ़ की हड्डी। अमेरिका की रीढ़ की हड्डी कहते हैं इसे आप। इसे आप क्या कह सकते हैं, इसे आप कहते हैं मोटे अनाजों की रानी। इसे आप कहते हैं मोटे अनाजों की रानी, ये ध्यान रखना। इसे आप जादुई फसल भी कह सकते हैं, ये ध्यान रखना। क्या कहते हैं, जादुई फसल। क्यों कहते हैं, क्योंकि जादुई फसल इसलिए कहा जाता है कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक देती है। आगे देखिएगा धान। तो धान क्या है, ये ध्यान रखना, ये धान एशिया और भारत का मुख्य खाद्यान्न है। एशिया व भारत का प्रमुख खाद्यान्न है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, गेहूं, तो गेहूं को आप क्या कह देते हैं, ये विश्व का प्रमुख खाद्यान्न है। विश्व में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला खाद्यान्न यही है। और इसे आप क्या कह देते हैं, अनाज वाली फसलों का राजा, या इसे आप कह देते हैं अनाजों का राजा, ये ध्यान रखना आपको। कपास, इसे आप क्या कह देते हैं, रेशों का राजा, ये ध्यान रखना। कपास, इसे आप रेशों का राजा कहते हैं। इसे आप क्या कहते हैं, सफेद सोना। इसे आप क्या कहते हैं, व्हाइट गोल्ड, सफेद सोना कहते हैं, ये ध्यान रखना। तो राइट आंसर यहाँ क्या है, अनाज और धान्य फसलों का राजा किसे कहेंगे, गेहूं को, ये ध्यान रखना। इसका राइट आंसर आपका सी है, ये ध्यान रखना। अगला देखो, देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, सोलन हिमाचल प्रदेश, पंतनगर उत्तराखंड, हिसार हरियाणा और नई दिल्ली में। तो देखिएगा नई दिल्ली में तो आपके ICAR और IARI है। हरियाणा में आपके क्या है, हिसार में आपके चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जिसे HAU कहते हैं। और पंतनगर उत्तराखंड में हमारा क्या है, फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ये ध्यान रखना। हमारी भारत की पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है आपके यहाँ पर, ये ध्यान रखना। 1960 में उत्तराखंड के अंदर, ये ध्यान रखना। सोलन हिमाचल प्रदेश में हमारे क्या है, डॉक्टर YSR यानी डॉक्टर यशवंत सिंह परमार उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय, ये ध्यान रखना। क्या है, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय ये ध्यान रखना आपको। कहाँ है, तो ये सोलन हिमाचल प्रदेश में है। पूछा देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय, बी इसका क्या है, राइट आंसर है, ये ध्यान रखना आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर, ये रहा, गरीब का बादाम के नाम से प्रसिद्ध है। तो देखिएगा आप, गरीब बादाम तो नहीं खरीद सकता, लेकिन बादाम का विकल्प जरूर उसके पास है। और वो क्या खरीद सकता है, वो खरीद सकता है आपके ग्राउंडनट। तो यहाँ क्या, ये बादाम तो नहीं खरीद पाएगा वो, लेकिन ये बादाम जरूर खरीद लेगा। इसे कहते हैं अरेकिस हाइपोजिया। इसे आप क्या कहते हैं, इसे आप पीनट कहते हैं, ये ध्यान रखना। इसे आप क्या कहते हैं, इसे आप अर्थनट कहते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ क्या है, अरेकिस हाइपोजिया, इसका राइट आंसर है। चना, इसे आप कह देते हैं क्या, तो दाल वाली फसलों का राजा, यानी कि किंग ऑफ पल्सेज क्रॉप्स। और आम को क्या कह देते हैं, आम फलों का राजा है। तो राइट आंसर आपकी स्क्रीन पर क्या है, बी जो है इसका सही जवाब है, ये ध्यान रखना, मूंगफली। तो गरीब का बादाम के नाम से प्रसिद्ध फसल कौन सी है, मूंगफली, ये ध्यान रखना आपको। आइएगा
सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई? 20 अक्टूबर 1992। बिल्कुल आपके यहाँ देखना है, ये 20 की जगह आप 2 अक्टूबर कर लेना, 2 अक्टूबर 1952। यहाँ पर CDS, और CDS का नेक्स्ट वर्जन आया, CDS में जो कमियां हुई और कुछ और योजनाओं को मिला करके ग्रुप बनाया गया, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस आपके 1953 में। इसे कहते हैं नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, NES के रूप में जाना जाता है। 20 अक्टूबर 1959 यहाँ पर हमारे क्या है, तो आपके पंचायती राज दिवस के रूप में, यानी कि आप क्या कह सकते हैं, यानी कि पंचायती राज की जो त्रिस्तरीय जो व्यवस्था, उसकी शुरुआत आपके यहीं से होती है, नागौर से, 2 अक्टूबर से। 2 अक्टूबर 1959, ये ध्यान रखना, 2 अक्टूबर 1954 नहीं। तो ये ध्यान रखना आपके कहाँ है इसका राइट आंसर, सामुदायिक विकास कार्यक्रम आपके 1952 में, ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर, ये रहा, किसानों की मिनी कॉलेज किसे कहा जाता है? किसानों की मिनी कॉलेज के नाम से किसे जानते हैं? कृषि विज्ञान केंद्रों को, कृषि विश्वविद्यालयों को, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध संस्थान, राष्ट्रीय कृषि नवाचार परियोजना, नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट, NAIP, इसे कहते हैं आप नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध संस्थान, यहाँ आप जैसे एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी आत्मा, इसे आप क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी आपके आत्मा। यहाँ देखिएगा कृषि विश्वविद्यालय में आपके ट्रेनिंग्स होती है और आपके जिसको कह सकते हैं एजुकेशन ऑफ एग्रीकल्चर का कार्य किया जाता है। और किसानों की मिनी कॉलेज आप क्या कहते हैं, कृषि विज्ञान केंद्रों को कहा जाता है। यहाँ पर किसानों को और प्राथमिक कार्यकर्ताओं को समय समय पर प्रशिक्षण के माध्यम से एग्रीकल्चर की न्यू इनोवेशन जो है उसकी जानकारी दी जाती है। तो ये कहाँ है, आपके कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना आपके किसानों की मिनी कॉलेज के रूप में जाना जाता है। और पहला KVK आपके कहाँ, तो 1974 में, 1974 में स्थापित हो गया था। कहाँ आपके अगर देखेंगे तो ये 1974 में आपके स्थापित हुआ था पांडिचेरी में, ठीक है, पांडिचेरी में, भारत का पहला KVK। अगला देखो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, ध्यान रखना दो चीजें होती हैं, एक होता है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, और दूसरा होता है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। अब यहाँ NDDB की बात करें तो NDDB आपके कहाँ है, ये है आनंद गुजरात में, ये ध्यान रखना आपको, ये तो है आनंद गुजरात में। और NDRI कहाँ है, ये है आपके करनाल हरियाणा में, दोनों ध्यान रखना भाई, ये कहाँ है, ये है करनाल हरियाणा में। तो राइट आंसर यही है आपका B, नई दिल्ली में नहीं है, लखनऊ UP में नहीं है, तो राइट आंसर B। देखिएगा दुग्ध की बात करी ली तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो भारत में प्रति व्यक्ति दुग्ध की उपलब्धता आपके क्रॉस है किससे, 400 मिलीलीटर से, यानी कि हम लगभग आधा किलो दूध प्रति व्यक्ति हमारे यहाँ क्या है, उपलब्धता है। ये ध्यान रखना, दुग्ध के उत्पादन में विश्व में भारत पहले स्थान पर है, भारत में UP पहले स्थान पर है और राजस्थान दूसरे स्थान पर है, ये ध्यान रखना आपको। तो राइट आंसर इसका B है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर, ये रहा, अनाजों के भंडारण हेतु अनाजों में नमी की प्रतिशत मात्रा रखी जाती है। देखिएगा जब फसल को काटा जाता है तो फसल में ये कहा जाता है कि फसल को काटते समय लगभग 20% का आसपास क्या होनी चाहिए, मॉइस्चर। अगर कम मॉइस्चर होगी तो आपके क्या है, सीड गिरने की संभावना, ज्यादा मॉइस्चर होगी तो फंगल वगैरह लगने की समस्या रहेगी। तो अनाज के भंडारण तो अनाजों में नमी की प्रतिशत मात्रा 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 4 से 6। तो यहाँ क्या अनाजों में आपके 10 से 12% जो है आपको नमी दिखेगी, फिर आपके जैसे दलहन वगैरह में दिखेगी, फिर तिलहन वगैरह में आपको मसाले वगैरह में नजर आएगी। तो यहाँ सीधा सिंपल आंसर है C। अगला देखो, निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिएगा, कुछ क्रॉप्स है, इन क्रॉप्स पर आपको विचार करना है। उपरोक्त में से खरीफ की कौन सी फसल है? कपास, तो कपास आपकी खरीफ की ही फसल है, ये ध्यान रखना आपको। देखिएगा मूंगफली, मूंगफली ये आपके खरीफ की है। मक्का, मक्का आपके खरीफ की है। जीरा, तो देखिएगा यहाँ पर आपके ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है जनरल एग्जाम,
एग्जाम में, जीरा, मेथी, इसबगोल, गेहूं, सरसों, जौ, चना, आलू, दीज क्रॉप्स बिलोंग टू रबी सीजन। तो राइट आंसर यहाँ क्या है, जीरा। ये ध्यान रखना आपको। नंबर 4 यहाँ सही है, 4। ये किसका है, ये 4 आपको अगर पता हो तो किसका है, ये रबी सीजन का क्रॉप है। क्या पूछा है, उपरोक्त में से खरीफ की फसलें कौन सी है, यानी कि इसको काट देना आप, ये रबी की है, बाकी खरीफ की 1 2 3 तीनों की तीनों क्रॉप क्या है, खरीफ की है। और हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। ध्यान रखना आपको। अगला देखिएगा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की स्थापना किस वर्ष की गई। ICAR तो 1926 में तो आपकी कमेटी गठित होती है, डॉक्टर लिन आपके जो है गवर्नर है जो आपके ब्रिटिश शासन में, आपके लिन लिथगो के कार्यकाल में। और ये कमेटी रिपोर्ट कब देती है, 1928 में, और रिपोर्ट का एनालिसिस करके वर्ष 1929 में जुलाई को आपके इसकी स्थापना की जाती है। तो राइट आंसर यहाँ पर 1929 है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म की पहचान कीजिएगा। जो आपके मैच है उसकी आपकी पहचान कर लिए। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़, तो जोहड़बीड़ में क्या है, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र तो तबीजी अजमेर में है। तो ये तो मिस मैच है, ये ध्यान रखना। ये कहाँ है, ये है आपके तबीजी अजमेर में। ठीक है, तो तबीजी अजमेर में राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र दिखेगा, और जोहड़बीड़ में क्या दिखेगा, राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र, यानी कि आपका ऊंट अनुसंधान केंद्र। तो यहां लिखिएगा राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान संस्थान, ये ध्यान रखना आपको। आगे देखिएगा, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र, ये केला अनुसंधान त्रिची तमिलनाडु जो आपके है वहां दिखेगा। और कासरगोड सेंट्रल प्लांटेशन रिसर्च, CPCR सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, कासरगोड केरल। तो ये भी क्या है, आपके मैच नहीं है, ये भी मैच नहीं। राष्ट्रीय एकीकृत कीट प्रबंधन संस्थान, नेशनल इंटीग्रेटेड, आपके नेशनल इंटीग्रेटेड इंसेक्ट जो मैनेजमेंट है उसकी बात हो रही है, ये ध्यान रखना। इंटीग्रेटेड इंसेक्ट मैनेजमेंट वाला नई दिल्ली में, ये सही है आपका। यहीं पर आपका क्या है, राष्ट्रीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान है। राष्ट्रीय अनार अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ये सोलापुर में है, ये ध्यान रखना आपको। ये सोलापुर में महाराष्ट्र है, और नागपुर में नींबू वर्गीय का। तो यहाँ क्या है, सी इसका राइट आंसर है, ये ध्यान रखना आपको। अगला देखिएगा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, केंद्रीय मृदा लवणीयता अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है। तो क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, सेंट्रल सोइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट CSSRI कहाँ है। तो देखिएगा नागपुर महाराष्ट्र, नागपुर महाराष्ट्र में नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, यहाँ करनाल हरियाणा में क्या है, तो करनाल हरियाणा में आपका यही संस्थान है, CSSRI सेंट्रल सोइल एंड सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहाँ देहरादून में आपका क्या है, जो फॉरेस्ट से रिलेटेड है वो आपके यहीं पर है। लखनऊ उत्तर प्रदेश में आपके नहीं है, तो 20 का क्या है, राइट आंसर है, ये ध्यान रखना। अगला देखिएगा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भूरी क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। देखिएगा भूरी क्रांति का संबंध, एक होता है धूसर क्रांति, धूसर इसे कहते हैं हम ग्रे रिवॉल्यूशन। तो देखिएगा ग्रे का तो संबंध है आपके उर्वरक से, मछली के संबंध में अगर देखेंगे तो आपके ब्लू रिवॉल्यूशन है, और खाद्य उत्पादन आपके कहाँ है, तो देखिएगा यहाँ खाद्य उत्पादन का संबंध आपके देखेंगे, खाद्य उत्पादन में तो कौन सी आती है, और यहाँ मसालों से, तो मसालों से नहीं है। खाद्य उत्पादन आपके देखा जाए तो आपके फूड प्रोसेसिंग अगर होता तो यहाँ फूड प्रोसेसिंग वगैरह तो हो जाता, लेकिन यहाँ देखिएगा अब आपको इनमें से कोई राइट आंसर करना है। क्या है, अब इसी में से राइट आंसर करना है कि आपके ये कौन सी रिवॉल्यूशन जो है भूरी क्रांति, तो उर्वरक उत्पादन, मछली उत्पादन, खाद्य उत्पादन या मसालों से संबंधित।
तो यहाँ देखिएगा हम किससे कर देंगे इसका संबंध, उर्वरक से कर देंगे, ये ध्यान रखना आपके यहाँ पर। मछली ब्लू रिवोल्यूशन। अगला क्वेश्चन देखो, गुरुग्राम परियोजना को शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? तो 1920 में यह आपकी स्कीम शुरू हुई थी और यहाँ देखिएगा एफ.एल. ब्रायन, ये एफ.एल. ब्रायन है और यही राइट आंसर है। आर.एन. टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, ये आपके क्या है, जिसको कह सकते हैं रविंद्रनाथ टैगोर ने भी आपके क्या है, जिसको कहा जाए तो पश्चिम बंगाल में नवोदय, जो नवोदय वाला मामला है वो आपके यहीं पर है। स्पेंसर हैच और महात्मा गांधी, तो राइट आंसर आपके क्या है ए, एफ.एल. ब्रायन। अगला देखो, पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना को लागू करने वाला पहला राज्य, पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो ध्यान रखना, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश कौन सा है? पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना, इस योजना को लागू करने वाला पहला राज्य है आपके हरियाणा, ये ध्यान रखना आपको। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने जैविक उत्पाद की पहचान के लिए जैविक भारत लोगो जारी किया? जैविक भारत लोगो किसने जारी किया, जिसके आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि अगर उस पर जैविक का लोगो है तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्रॉप या ये प्रोडक्ट या ये उत्पाद क्या है, ऑर्गेनिक है। तो देखिएगा, एपीडा, एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड एंड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट एजेंसी अथॉरिटी, एपीडा। एपीडा की स्थापना आपके 1986 में होती है, ये ध्यान रखना आपके, एपीडा की स्थापना आपके 1986 में होती है। यह भारत में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का आपके क्या करती है, ध्यान रखती है, ये ध्यान रखना। नाफेड, तो यह एक प्रकार की क्या है, मार्केटिंग एजेंसी, मार्केटिंग सोसाइटी है, जिसकी स्थापना 1958 में होती है। किसमें होती है? 1958 में आपकी इसकी स्थापना होती है। एक एजेंसी है आपके फसाई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फसाई, स्थापना आपके 2008 में, 5 सितंबर 2008 में फसाई। और फसाई के लिए आपके स्थापित करने से पहले फसाने के लिए एक्ट चलाया गया 2006 में, एक्ट पारित हुआ 2011 में इम्प्लीमेंट हुआ। और यही फसाई संस्थान क्या करती है आपके, क्या देखेगी, सेफ एंड स्टैंडर्ड, यानी कि फसल की जो कह सकते हैं सुरक्षा का ध्यान रखेगी, और एक जो खाद्य उत्पाद आपके जो हैं उनकी किस प्रकार से स्टैंडर्ड्स, उनके मानकों को बना करके रखा जा सकता है, ये किसका काम है, फसाई का। तो फसाई ने एक लोगो जारी किया आपके, कौन सा, जैविक भारत। तो जैविक भारत का संबंध किसके साथ है, सी, फसाई के साथ। अगला क्वेश्चन देख लो आपके स्क्रीन पर, ये रहा, मसालों का राजा के नाम से प्रसिद्ध है, किसे कहते हैं, किंग ऑफ स्पाइसीज, चाय। तो चाय क्या है, चाय रानी है, और रानी कैसी, पेय पदार्थों की रानी। हम चाय को बहुत ज्यादा चुस्की लेकर के पीते हैं, तो चाय को कहते हैं मसालों की रानी। कॉफी को क्या कहते हैं, मसालों का राजा। इलायची को क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं, कॉफी को क्या कहते हैं, पेय पदार्थों का राजा। पेय पदार्थों की रानी चीनी, पेय पदार्थों का राजा कॉफी। इलायची को कहा जाता है आपके क्या, मसालों की रानी के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इसे, इसे आप कहते हैं मसालों की रानी, ये ध्यान रखना आपको। काली मिर्च, इसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है मसालों का राजा, इसे मसालों का राजा कहते हैं। यहाँ कॉफी, तो कॉफी पेय पदार्थों का राजा है राजा, लेकिन राजा किसका, पेय पदार्थों का। चाय क्या है, पेय पदार्थों की रानी, पेय रानी के नाम से आप जानते हैं। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी, मसालों की रानी इलायची। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर, ये बताना है कि आपके स्क्रीन पर क्या है। तो टमाटर का लाल रंग किस पिगमेंट के कारण होता है, एंथोसाइनिन। तो ये आपके एंथोसाइनिन जैसे बैंगन वगैरह में आपको देखने को मिलेगा, जैसे बैंगन है, आपके अंगूर है, इनमें प्रमुख रूप से आपको देखने को मिलेगा, जैसे सेब वगैरह में आपको देखने को मिलेगा, गाजर वगैरह में। कैरोटीन जो है आपके किस में दिखेगा, गाजर, और गाजर का कुछ गुलाबी रंग इसी की वजह से होता है, ये ध्यान रखना है आपको, किसकी वजह से, कैरोटीन के कारण से। कैप्सेथिन किसकी वजह से है, तो कैप्सेथिन आपका क्या है, कैप्सेथिन है मिर्च का लाल रंग, ये ध्यान रखना आपको, मिर्च का लाल रंग। और लाइकोपिन क्या है, तो यह है टमाटर का लाल रंग, टमाटर का लाल रंग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर,
ये वाला लाइकोपीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका सही जवाब है, टमाटर का लाल रंग। और इसके टेम्परेचर को लेकर भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना 21 से लेकर के 24 डिग्री सेंटीग्रेड इसके अंदर आपको तापमान देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि से संबंधित अंतरराष्ट्रीय संस्थान का मुख्यालय भारत में अवस्थित है। क्वेश्चन जरूर आराम से पढ़ना है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि से संबंधित अंतरराष्ट्रीय संस्थान का मुख्यालय भारत में है। ईरी इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट अंतरराष्ट्रीय संस्थान है, इसका मुख्यालय कहाँ है, आपके फिलीपींस लास वेगोस में है, तो ये ध्यान रखना। इक्रिसेट इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च सेंटर फॉर आपके जो है सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, ये ध्यान रखना आपको। इक्रिसेट, तो ये ध्यान रखना इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये ध्यान रखना इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, तो ये ध्यान रखना अंतरराष्ट्रीय आपके फसल अनुसंधान आपके सेमी एरिड ट्रॉपिक्स का क्या अंतरराष्ट्रीय संस्थान है, ये ध्यान रखना। आपके यहाँ पर क्या आता है, सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, और ये कहाँ है, ये है आपके हैदराबाद में। कहाँ है, हैदराबाद में, और हैदराबाद कहाँ है, तेलंगाना में, ये ध्यान रखना। और यह भारत में स्थित एकमात्र अंतरराष्ट्रीय संस्थान है आपके एग्रीकल्चर के। तो इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स इक्रिसेट हैदराबाद में, क्राइडा क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एरियाज, ये भी आपके कहाँ है, हैदराबाद में ही। क्राइडा, इकार्डा है, ध्यान रखना, वो जो आप सोच रहे होंगे इकार्डा, वो ध्यान रखना इकार्डा जरूर आपके क्या है, इंटरनेशनल जो है सेंटर है इकार्डा, लेकिन ये ध्यान रखना यहाँ क्या है, क्राइडा, ये आपके भारत में ही है और भारत का एक संस्थान है, अंतरराष्ट्रीय नहीं है। सीमेट ये मैक्सिको में है, तो राइट आंसर आपका क्या है, बी। तो भारत में आपके कौन से अंतरराष्ट्रीय संस्थान है एग्रीकल्चर की, इक्रिसेट। देखिएगा, घास की खेती का अध्ययन किया जाता है, ग्रासेज की स्टडी हम करते हैं, वो किसे कहते हैं, तो लाख कल्चर। तो इसमें क्या किया जाता है, लाख के कीटों का पालन, क्या है, लाख कीटों का पालन, ये ध्यान रखना आप इसमें करते हैं। यहां देखिएगा इरेमोलॉजी, इसमें हम अध्ययन आपके रेगिस्तान का अध्ययन कर लेते हैं, डेजर्ट का। एग्रोस्टोलॉजी, इस एग्रोस्टोलॉजी में हम क्या करते हैं, घासों का अध्ययन, तो यहाँ राइट आंसर क्या है, एग्रोस्टोलॉजी है। ओलेरिकल्चर, यहाँ हम देखते हैं सब्जियों का अध्ययन या सब्जियों की खेती। तो यहाँ राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, तिलहन के उत्पादन में अग्रणी राज्य है, तिलहन के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, ये बताना। मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश तो आपके किस में है, पल्सेज के उत्पादन में है। राजस्थान, राजस्थान में क्या होता है, पहले तो आपके दलहन और तिलहन दोनों में था, लेकिन वर्तमान में राजस्थान किस में है, तिलहन के उत्पादन में पहले स्थान पर है, मोटे अनाज मिलेट्स वगैरह में। उत्तर प्रदेश आपके अनाजों में पहले स्थान पर है, गेहूं में पहले स्थान पर है, गन्ना में पहले स्थान पर है। पश्चिम बंगाल आपके क्या है, सब्जियों के उत्पादन में दूसरा स्थान है, जूट यहाँ पर आपके खेती अच्छी खासी होती है। तो राइट आंसर तिलहन के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, राजस्थान। तो यहाँ क्या है, बी इसका राइट आंसर है, ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर, ये रहा, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना या छठवीं पंचवर्षीय योजना। नाबार्ड की स्थापना आपकी कब हुई, तो देखिएगा 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी, ये ध्यान रखना आपको। और नाबार्ड आपकी क्या है, एग्रीकल्चर और ग्रामीण क्षेत्र में विकास से संबंधित एक्सिस बैंक का सर्वोच्च बैंक का कार्य करती है नाबार्ड, ये ध्यान रखना, सर्वोच्च संस्थान है। तो इसकी स्थापना आपके छठवीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी, ये ध्यान रखना आपको। क्वेश्चन कितने प्रकार से पूछा जाता है, यह है एक ही क्वेश्चन, एक तो ये हो गया, दूसरा सन देख करके, और तीसरा आपके पंचवर्षीय योजना देख करके। अगला देखो क्वेश्चन, कृषि वर्ष की अवधि होती है,
तो ध्यान रखना कृषि वर्ष की अवधि आपके खरीफ से शुरू होती है। तो देखिएगा 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च, तो ये 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च क्या है, ये तो वित्तीय वर्ष है। क्या है, ये तो वित्तीय वर्ष है। 1 जून से 31 मई, बिल्कुल सही है। 1 जून से लेकर के 31 मई जो है आपके क्या कहलाता है, कृषि दिवस या कृषि वर्ष, ये कहलाता है आपके 1 जून से 31 मई। तो 20 का क्या है, राइट आंसर है। अगला देखो आपके स्क्रीन पर, गन्ना में शर्करा किस रूप में पाई जाती है। गन्ने में आपका शर्करा पाई जाती है, शुगर, किस रूप में, फ्रक्टोज, इसे आप कहते हैं फल शर्करा। क्या कहते हैं इसे, आप इसे कहते हैं फल शर्करा, ये ध्यान रखना है आपको। दूसरा देखिएगा ग्लूकोज, ग्लूकोज कहाँ देखने को मिलेगी आपको, अंगूर में, ये ध्यान रखना आपको। सुक्रोज कहाँ देखने को मिलेगी, सुक्रोज आपको दिखेगी गन्ना में, गन्ना, और दूसरा गन्ने के बाद में क्या दिखेगी, तो गन्ने के बाद में आपके चुकंदर, ये ध्यान रखना आपको। और यहां देखिएगा माल्टोज, ये किसमें दिखेगी, आपके जौ में पाई जाने वाली शर्करा को आप क्या कहते हैं, माल्टोज। तो गन्ना में शर्करा किस रूप में पाई जाती है, गन्ने में शर्करा सुक्रोज के रूप में पाई जाती है। इन्हें आप कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं, ये ध्यान रखना। यह राइट आंसर कौन सा है इसका, आपके स्क्रीन पर सी है, ये ध्यान रखना। अगला देखो, कृषि शिक्षा दिवस मनाया जाता है। कृषि शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, देखिएगा 21 मार्च। तो 21 मार्च को आप क्या कहेंगे, तो देखिएगा पहले तो आपको पेड़ लगाने होंगे, यानी कि विश्व वन दिवस। क्या है, विश्व वन दिवस है 21 मार्च को। पेड़ लगाने के बाद अगले दिन आपके बरसात आएगी, यानी कि यहां लिख लीजिएगा विश्व जल दिवस। अब बरसात कितनी हुई है ये आपको कोई पता नहीं, तो मौसम की भविष्यवाणी होगी कब, 23 मार्च को। और 23 मार्च को मनाया जाता है आपके विश्व मौसम दिवस, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। और देखिएगा ये सारे घटनाक्रम कहाँ घटित हो रहे हैं, पृथ्वी पर। तो पृथ्वी दिवस भी तो मनाना पड़ेगा, लेकिन वो आपके 1 महीने बाद, यानी कि 22 अप्रैल को। क्या मनाओगे, 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाएंगे, ये ध्यान रखना आपको। और अर्थ डे कैसा है, विश्व। 3 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्मृति में, और इसी दिवस को हम मनाते हैं आपके कृषि शिक्षा दिवस के रूप में, एग्रीकल्चर एजुकेशन डे के रूप में मनाते हैं इसे। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। 4 दिसंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, एग्रीकल्चर में महिलाओं की भूमिका, एग्रीकल्चर में महिला भूमिका के बारे में हम चर्चा करते हैं, ये ध्यान रखना। राइट आंसर यहाँ पर ए है। अगला देखो, निम्नलिखित में से किसे जैविक खेती का जनक माना जाता है। लॉर्ड नॉर्थबोर्न को आप क्या कहते हैं, इन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द यूज किया था सबसे पहले। क्या, इन्होंने टर्म यूज किया था ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये ध्यान रखना आपको। रूडोल्फ स्टेनर, इन्हें आप जैव गति की कृषि क्या कहते हैं, जैव गति की कृषि आप कहते हैं इन्हें, जैव गति की कृषि, जैव गति की कृषि यानी कि बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर। रूडोल्फ स्टेनर के बाद अल्बर्ट हावर्ड को आप क्या कहते हैं, फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, इन्हें आप कहते हैं जैविक खेती का जनक, ये ध्यान रखना। और यहां देखिएगा एस.एन. विनोग्रेंडेस्की, तो यहां राइट आंसर कौन सा है, अल्बर्ट हावर्ड इसका राइट आंसर है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस विटामिन को एंटीकोगुलेंट विटामिन कहते हैं। देखिएगा विटामिन ए, अगर ई की कमी हो गई तो आपकी प्रजनन क्षमता कमजोर हो जाएगी, ये ध्यान रखना है। तो विटामिन ई का संबंध किसके साथ है, प्रजनन क्षमता के साथ है। तो ध्यान रखना, विटामिन ई को हम क्या कहते हैं, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहते हैं इसे। क्या कहते हैं, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, इसे आप कहते हैं एंटर स्टेरिलिटी विटामिन कहते हैं, ये ध्यान रखना आपको। विटामिन के, तो हमारे चोट लगने पर हमारा खून क्या है, बहते ही रुक जाता है, बहता जो खून है वो रुक जाता है,
वो किसकी वजह से, के की वजह से। इसे कहते हैं एंटी कोगुलेंट विटामिन, एंटी कोगुलेंट विटामिन, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। यहां देखिएगा विटामिन डी, कैल्सीफेरोल, इसकी कमी होने से हमारे हार्ड पैर जो है वो आपके कमजोर हो जाते हैं, हाथ पैर कमजोर हो जाएंगे, यानी कि हड्डियों की कमजोरी इसकी वजह से। तो एंटी कोगुलेंट आपके विटामिन किसे कहते हैं, विटामिन के को कहते हैं, यानी कि बी आपका इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस विटामिन को एंटी कोगुलेंट विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ई एंटी स्टेरिलिटी, प्रजनन क्षमता से संबंध है। विटामिन के इसे एंटी कोगुलेंट कहते हैं। विटामिन डी इसे आप कैल्सीफेरोल के नाम से जानते हैं, और ये आपके क्या है, हड्डियों के कमजोर वगैरह में आपके इसी की वजह से होती है कमजोरी। तो यहाँ राइट आंसर हमारा कौन सा है, बी एंटी कोगुलेंट विटामिन के। विश्व की पहली ट्रांसजेनिक क्रॉप कौन सी है, तो विश्व की पहली ट्रांसजेनिक क्रॉप आपके तंबाकू है। विश्व में सबसे ज्यादा कौन सी बोई जाती है, सोयाबीन। भारत में कौन सी है, कपास। और भारत में अभी हाल ही में एक चर्चा का विषय जो रहा है वो है DMR11, ये धारा वैरायटी है मस्टर्ड की, जो अभी हाल ही में चर्चा में रही है। भारत का जो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो डिपार्टमेंट है, जो ये कार्य करता, उसने तो इसको मंजूरी दे दी, लेकिन अभी हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है, ये ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट ने। या विश्व की पहली ट्रांसजेनिक क्रॉप कौन सी है, आपके तंबाकू। विश्व में सबसे ज्यादा एरिया प्रोडक्शन सोयाबीन का, राजस्थान में, भारत में ये है आपके कपास। तो राइट आंसर इसका क्या है, बी इसका राइट आंसर है। अगला देखिएगा यहां पर, गोल्डन राइस में किस विटामिन की प्रचुरता होती है। गोल्डन जो राइस है उसमें किस विटामिन की प्रचुरता होती है, ये बताना। गोल्डन राइस में किस विटामिन की प्रचुरता होती है, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन सी, के और विटामिन ए। बताइएगा कौन से विटामिन की प्रचुरता होती है आपके गोल्डन राइस में। तो देखिएगा गोल्डन राइस में आपके विटामिन ए की प्रचुरता होती है, जिसे आप क्या कहते हैं, बीटा कैरोटीन कहते हैं। तो यहाँ राइट आंसर क्या है, ए, डी इसका राइट आंसर है, ये ध्यान रखना आपको। ये बायोफोर्टिफिकेशन राइस है, ये ध्यान रखना, बायोफोर्टिफाइड राइस है जिसको आपके सुधारा गया है। ट्राइकोडर्मा क्या है, तो अंड परजीवी। ये ट्राइकोडर्मा नहीं होता अंड परजीवी, ये होता है ट्राइकोग्रामा। क्या होता है, ट्राइकोग्रामा को आप अंड परजीवी कहते हैं। मित्र फफूंद, बिल्कुल मित्र फफूंद सही है आपका, राइट आंसर क्या है इसका, बी है, ये ध्यान रखना। और आगे देखो वायरस, वायरस क्या है, तो न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोसिस वायरस, यह क्या है आपके, एक वायरस है जो कि बायोलॉजिकल रूप से फायदेमंद है। बैक्टीरिया में अगर देखें तो बेसिलस थ्यूरेजेनेसिस है, तो राइट आंसर इसका बी है। आइएगा अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला कार्बनिक कीटनाशी। तो आपके कीटनाशी में आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, डीडीटी का। और आपके इंसेक्टिसाइड में अगर देखें तो ये आपके डीडीटी है, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। कार्बनिक कीटनाशी है, ये ध्यान रखना, तो डीडीटी आपके यहाँ। अगला देखो, किस फलदार पौधे को कल्पतरु कहा जाता है, तो कल्प वृक्ष किसे कहते हैं, नारियल को। कल्प वृक्ष किसे कहते हैं, केले को। बेर को शुष्क फलों का राजा, राजस्थान की जलवायु के लिए अनुकूलतम फल, गरीब का इसे फल कहते हैं। सेब को आप उष्ण, आपके टेम्परेट शीतोष्ण जलवायु का क्या कहते हैं, आपके फल कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या है, कल्पतरु। इसे एडम फिग भी कहते हैं, ये ध्यान रखना, क्या कहते हैं, एडम फिग। राइट आंसर इसका बी है, ये ध्यान रखना आपको। आइएगा अगला क्वेश्चन, पपीते का पीला रंग किसकी वजह से, क्यूरेसिटिन प्याज में, एंथोसाइनिन लाल रंग, केरिका जेंथिन पीला रंग, कैप्सेसिन आपकी मिर्च का तीखापन। तो यहाँ क्या है, पपीते का पीला रंग किसकी वजह से, केरिका जेंथिन की वजह से। सारे पिगमेंट आपको ध्यान रखना है, क्यूरेसिटिन प्याज में, एंथोसाइनिन आपके लाल रंग में और या बैंगन वगैरह में आपको दिखेगा, कैप्सेसिन मिर्च में आपको दिखेगा तीखापन। अगला क्वेश्चन, हाइब्रिड राइस का जनक किसे कहा जाता है, ई ए सिद्दीकी। ये हाइब्रिड राइस के जनक है लेकिन भारत में है। युआन लोंगपिंग का संबंध आपके चाइना से है, इनकी मौत हो चुकी है 2021 में। और ये ध्यान रखना, युआन लोंगपिंग को फादर ऑफ हाइब्रिड राइस कहते हैं। ननयू नंबर 2 पहली हाइब्रिड राइस है आपके युआन लोंगपिंग साहब के द्वारा डेवलप।
सीटी पटेल साहब का संबंध आपके कपास के साथ है, ये ध्यान रखना। जीएस खुश का संबंध आपके सुपर राइस के साथ है। तो हम राइट आंसर आपके बी कर लेते हैं। बाकी सभी के बारे में आपको बोल करके बता दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मर्दा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है। ये 50 वो क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना आपके। और मर्दा में CO2 की मात्रा पाई जाती है आपके, कितनी पाई जाती है ये बताना। तो मर्दा में वायुमंडल की तुलना में लगभग आपके 10 गुना ज्यादा पाई जाती है। तो वायुमंडल में कितनी पाई जाती है, 0.03%। तो आपके मर्दा में कितना, इससे 10 गुना देखो, 0.03 को गुणा करो 10 से, तो आपके 0.3, बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, अम्लीय वर्षा जिम्मेदार है। अम्लीय वर्षा जिम्मेदार है, किसके लिए जिम्मेदार है। SO2, नाइट्रस डाइऑक्साइड, सिल्वर आयोडाइड, या ए और बी दोनों। तो देखिएगा SO2 और NO2 ये दोनों आपके क्या है, अम्लीय वर्षा में जिम्मेदार है। जब ये जल के साथ क्रिया करते हैं H2O के साथ, तो H2O के साथ क्रिया करने पर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रस ऑक्साइड आपके जो नाइट्रिक एसिड है वो बनाते हैं। इसलिए राइट आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पर, डी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखो यहाँ पर, वायुमंडल की किस परत में मौसमी घटनाएं घटित होती है। तो वायुमंडल की मौसमी घटनाएं कहाँ घटित होगी, क्षोभ मंडल में घटित होती है, ये ध्यान रखना आपको। तो ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था। ये 50 वो क्वेश्चन है जो बहुत महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम्स में निश्चित रूप से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना रहेगी, पूछे जाएंगे। तो आज की इस क्लास में इतना ही। पुनः मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।